नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। इन दिनों राजनीति अपने चरम पर है। दो प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। इसके बाद महाराष्ट्र भी एक हॉट टॉपिक है। राजनीति में बार पलटवार भी जारी है। आज एक बड़ी खबर आई, राहुल गांधी जी इस समय जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो विदेश यात्रा में है और अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका से उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए हैं, जिसकी चर्चा सारे अखबारों में, सारे टेलीविजन चैनल्स में और बहस का मुद्दा बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी हथियार उठा लिए हैं। उसने भी राहुल गांधी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया है। उधर मायावती भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। राहुल गांधी ने दरअसल आरक्षण को खत्म करने के बारे में जब सवाल पूछा गया तो कुछ ऐसा कह दिया जो शायद लोगों को एक हथियार के रूप में बड़ा मुद्दा मिल गया। और खासतौर से टेलीविजन चैनल, भारतीय मीडिया, उसका तो काम ही यही है कि विपक्ष के खिलाफ किसी भी बयान को हथियार के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है और वो भी चाहती है कि आपके मूलभूत मुद्दों पर बात कम हो, घुमाने वाले मुद्दों पर बात ज्यादा हो। लेकिन आरक्षण जैसा एक मसला, आरक्षण जैसा एक मुद्दा जिस पर पूरा चुनाव लड़ा गया, संविधान और आरक्षण पर, उस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा, जिसको लेकर के बहस मुबाहिसा जारी है, वाद विवाद का दौर जारी है, बार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ से रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक युवा नेता अनुराग ठाकुर जो हर मसले में कूद जाते हैं बीच में, और वो शायद कमी खलने नहीं दे रहे हैं स्मृति ईरानी की। हर बात पे उनको बयान देना है, या पार्टी की तरफ से कहा जाता है या खुद से वो आ जाते हैं, लेकिन उनका भी बयान आ गया। कांग्रेस की तरफ से हर बार की तरह उनके भी प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। आखिर पूरा मसला है क्या, इसको समझने के लिए दो विद्वान विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं, पत्रकार और लेखक समीक्षक शशि शेखर जी, साथ में जितेंद्र चौरसिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। शशि भाई, पहले आपसे शुरू करते हैं। मतलब क्या जरूरत है रोज रोज नए विवादित बयान को सामने लाने की और बयान देने की, जिस पर कंट्रोवर्सी बनती है और सत्ता पक्ष को हथियार मिलता है विपक्ष के ऊपर वार करने, खासतौर से राहुल गांधी के ऊपर वार करने। जी देखिए, बयान में कुछ दिक्कत नहीं है, बयान बिल्कुल ठीक है, बस पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। और राहुल गांधी को अपने पुराने प्रधानमंत्रियों से थोड़ा ये सीखना चाहिए कि एक चुप सौ सुख। नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार 5 साल चला के ले गए, कभी कुछ बोला नहीं। झामुमो रिश्वत कांड आपको याद होगा, कभी वो चुप, मतलब चुप रहते थे। उधर बाबरी विध्वंस होता रहा, वो चावल और रसम खाकर बड़ी दोपहरी को अपना नींद का उनको एक टैग भी मिला था, मौनी बाबा, उनको भी कहा जाता था, बाद में मनमोहन सिंह के लिए यूज हुआ, लेकिन में तो उनके लिए यूज हुआ। मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए कि काम करिए, कम बोलिए। और उनको अपने ताऊ संजय गांधी से भी सीखना चाहिए कि बातें कम काम ज्यादा। तो राहुल गांधी इस वक्त पिछले चुनाव में और पिछले कुछ समय से निश्चित तौर पर एक परिपक्व मैच्योर्ड लीडर के तौर पर उभरे हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी ने भी इस बात को एक पॉडकास्ट में स्वीकार किया, उनकी तारीफ की। लेकिन जिस तरह से 2015 में मोहन भागवत जी गलती कर गए, सिर्फ ये कहकर कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, मैं उस बयान में कोई दुर्भावना या गलती नहीं देखता हूं। लेकिन विपक्ष ने उसको यही कहा, अकेले लालू यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को यही समझाते रहे कि आरएसएस वाला जो है तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा, बात खत्म, काम खत्म, टाटा बाय बाय हो गया बिहार से 2015 में। तो राहुल गांधी को यह जरूर समझना, सवाल बड़ा अच्छा था जिसका भी था, और जवाब उससे भी अच्छा था। और जवाब नहीं तो शशि शेखर जी, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे बच सकते थे? क्योंकि सवाल आया ना सामने से, कहा गया कि अच्छा ठीक है, आप आरक्षण की वकालत करते हैं और आरक्षण के बारे में, इसको कब तक जारी रखना है, कोई तो समय होगा खत्म करने का। तो उन्होंने इसमें जवाब दिया, उन्होंने 2 लाइन कही। देखिए, अब वो समय सीमा 10 साल का था, वो 75 साल हो गया, वो अगले 100 साल तक चले,
इसकी जिम्मेवारी और गलती या दोषारोपण कौन करेगा, किस पे जाएगा? तो वो कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो क्या जरूरत है बांधने की, चलने दो, बिल्ली को जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? बिल्ली चलती रहेगी तो चूहा ही खाएगी, तो उससे नुकसान क्या है? बिल्कुल सही बात है। इससे तो आप उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन का दौर में है। अब तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो रही है। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने 50%, 75% स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की बात की है। हरियाणा में खट्टर सरकार ने कहा, जिसको कोर्ट ने रोक दिया। तो कांग्रेस की सरकारें भी एक तरह जहां अब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की बात कर रही है, वहां राहुल गांधी ने अगर ईमानदारी से यह स्वीकार कर लिया और ये कहा कि इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस टू रिपील रिजर्वेशन, लेकिन जिस दिन फेयर प्लेस बन जाएगा उस दिन सोचेंगे। भाजपा के लोग कहकर दिखाए। बिल्कुल तो जितेंद्र ये जी, बात है, लेकिन पॉलिटिकली गलत है और पॉलिटिकली बीजेपी को एक बड़ा हथियार तो मिल ही गया है। जितेंद्र जी से समझ लेते हैं पॉलिटिकली गलत कैसे है। मतलब अगर सवाल आया है सामने से तो नेता का दायित्व है कि उसका जवाब दे। टाइमिंग गलत है और ये मतलब कैसे हो कैसे जाता है कि सही से सही वक्तव्य पर भी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो जाती है और पीछे खड़ी कांग्रेस बौनी साबित नजर आती है, बौनी साबित होती है। वो डिफेंड करते दिखाई देते हैं और बीजेपी आक्रामक हो जाती है। तो ये तो चलो सचिन शेखर जी ने समझा दिया कि कुल मिलाकर के और मेच्योरिटी की जरूरत है, पॉलिटिकली और करेक्ट करने की अपने आप को जरूरत है और बड़बोलेपन से थोड़ा पीछे हटने की जरूरत है। लेकिन विवाद इतना ही नहीं है, विवाद और भी है। वहां जाकर के जब राहुल गांधी कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं तो उसको भी मुद्दा बनाया जाता है कि देशद्रोही लोगों से मिलने का सिलसिला चल निकला है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। विवादास्पद कोई विवादित वहाँ की सांसद हैं, उनसे मुलाकात की है राहुल गांधी ने, उसकी तस्वीरें बाहर आई और तमाम सारी चीजें कही गई कि इनके पाकिस्तान के संबंध पाकिस्तान के साथ में हैं। क्या इस पर भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से राहुल गांधी चूंकि विपक्ष का चेहरा है। उनको इससे बचना चाहिए था, जैसे लोगों ने कहा कि इससे बचा जा सकता है। मीडिया अपनी जगह नैरेटिव एक साबित वो तो सेट करेगा, वो तो उसका तो काम ही ये है कि वो एक तरफा सत्ता की बात और खासतौर से सत्ता की बात छोड़ दें। तो मोदी जी की ब्रांडिंग में लगी रहती है और राहुल गांधी को डिमेन करना उनका एक काम है। उनको हम छोड़ देते हैं, उन खबरों को हम छोड़ देते हैं, उस पत्रकारिता को हम छोड़ देते हैं। तो आप किस नजरिए से देखते हैं जितेंद्र जी कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं पाकिस्तान और मुशर्रफ के साथ में नवाज शरीफ के साथ में उनके बर्थडे पर जाकर के केक कटवाते हैं, उनकी मां को सॉल्व बैंड करते हैं और उस पर भारतीय मीडिया को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी कुछ लोगों से मिलते हैं, उनमें कुछ लोग अगर पाकिस्तान के समर्थक हैं या खालिस्तान के समर्थक हैं, अनजाने में नेताओं की मुलाकात होती है। उसको लेकर के आक्रामकता जो दिखाई दे रही है बीजेपी की और खासतौर से भारतीय मीडिया की, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है जितेंद्र? जी विवेक भाई, देखिए पूरा मसला ये है कि राहुल गांधी की परिपक्वता को लेकर अब कोई प्रश्न देश में बचा नहीं है, न केवल देश में दुनिया में भी बचा नहीं है। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अब मूल बात यह है कि उन्होंने विवादित बयान दिया या उनके बयानों को विवादित बना दिया गया। एक इंटरप्रिटेशन है जो मीडिया सेट करती है, किसके इशारे पे तय करती है। अभी आप भी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से मीडिया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे लोगों के सामने कुछ चीजों को परोसती है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, मीडिया ने उसको क्या इंटरप्रिटेट किया और लोगों के सामने क्या परोसा, क्या परोसना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। देश में सत्ता में बैठी हुई एक पार्टी ये तय करती है और मीडिया के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जाता है कि देखो राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया, देखो राहुल गांधी ने वैसा कह दिया। मूल भावना राहुल गांधी के यदि किसी भी बयान को आप देखेंगे तो ना तो वो देश विरोधी दिखती है, ना तो वो लोकतंत्र के लिए कोई खतरा दिखती है, ना ही उन्होंने कोई संविधान के खिलाफ कोई बात करी है, ना ही आरक्षण के खिलाफ कोई बात करी है। लेकिन मीडिया ऐसा प्रसारित कर रहा है कि देखो राहुल गांधी ने तो आरक्षण खत्म करने की बात कर दी, देखो राहुल गांधी ने तो जो खालिस्तानी है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मूल बात ये है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उसने मीडिया को क्या आदेश दिया है और मीडिया क्या नैरेटिव सेट कर रही है, ये पूरा मामला इसका है।
इसके पीछे आपको ये नहीं लगता कि कोई बड़बोलापन भी है? जैसे चूंकि कम बोलना चाहिए इस दौर में, जब एक एक चीज पकड़ी जा रही है और उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, एक एक बात और एक एक शब्द के मायने बिगाड़ करके लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं, उस समय बड़बोलापन भारी पड़ जाता है और खासतौर से कुछ भी बोल देना। जैसे आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में शक्ति शब्द का प्रयोग किया और उसको लेकर के मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई और मीडिया ने इसको चलाना चालू किया, शक्ति के खिलाफ है, दुर्गा के खिलाफ है, धर्म के विरोधी हैं। बड़बोलापन जो शशि शेखर जी अभी कह रहे थे कि उससे थोड़ा बचना चाहिए। मैच्योरिटी आई है, ठीक बात है, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया, जनता से जुड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया, विपक्ष को साथ लेने की जो भावना बनी है वो एक बड़ी चीज है कि अभी देखा गया भले ही अलायंस नहीं हो पाया, वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हरियाणा में जो उन्होंने पहल की आम आदमी पार्टी को साथ लेने की, समाजवादी पार्टी को साथ लेने की, तो उनके पीछे की जो टीम है वो तो वाकई में सारा कुछ गड़बड़ करती है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि उस पर भी हम लोग अब अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को अपने बड़बोलेपन पर लगाम लगाने की जरूरत भी है और साथ में अपनी टीम को भी बहुत संयमित करने की या उनको छटनी करने की जरूरत है, और वो वक्त आ गया है कि जब उनको अपनी टीम को भी दुरुस्त करना होगा। इस पर शशि शेखर जी का एक कमेंट और उसके बाद जितेंद्र जी का एक कमेंट। शशि जी आप म्यूट हैं, शायद म्यूट हैं आप जी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में खास करके जो पिछली बार संसद चल रही थी, तो उन्होंने, आपको याद होगा कि एक शिव जी की तस्वीर वो ले गए थे, बाकी देवताओं की भी तस्वीर ले गए थे, अभय मुद्रा की चर्चा कर रहे थे। तो अब उनकी टीम ने उनको मुहैया कराया हो या इन्होंने, राहुल गांधी ने खुद थोड़ा बहुत शैव दर्शन का अध्ययन किया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां से बहुत सारी अच्छी चीजें निकलती है। और मुझे ये भी लगता है कि उनको बौद्ध दर्शन का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए, इसलिए कि बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने ये कहा है बहुत साफ तरह से कि जीवन में कुछ अव्याकृत प्रश्न होते हैं, अव्याकृत सवाल होते हैं जिनका कभी कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए ना वो सवाल किए जाने चाहिए और ना उसका जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए। उसका उदाहरण ऐसा दिया जाता है समझाकर, अब इसकी भी चर्चा कभी कर लेंगे कि बुद्ध ने खुद 11 मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बुद्ध ने 11 प्रश्नों की एक सूची तैयार की थी और हर जगह वो पहले देते थे कि वो 11 प्रश्न उनसे न पूछे जाए, उनका वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसको अव्याकृत कहा गया कि इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता है, आज ही नहीं, 1000 साल बाद भी। जैसे कि भाई मैं 80 के स्पीड में बाइक चलाता हूं तो मेरे बेटे की उम्र बताइए, अब कोई कैसे बताएगा? तो अब कोई ये पूछ दे कि आरक्षण कब खत्म कीजिएगा, अरे भाई ये अव्याकृत सवाल है, ये किसी को नहीं मालूम कि आरक्षण खत्म कब होगा या कब खत्म किया जाना चाहिए। और इस सवाल से आपको बचना चाहिए ये देखते हुए कि मोहन भागवत और संघ की पूरी मशीनरी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में गाय, बछड़ा, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, बकरी, कुछ नहीं छोड़ा था उस समय उन लोगों ने, लेकिन वो बुरी तरह हार गए थे सिर्फ एक मुद्दे पर कि आरक्षण की समीक्षा करेंगे, एक बयान पर। तो इस तरह के बयान, अव्याकृत सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिस भी बच्चे ने पूछा वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको इंडियन मेंटेलिटी, सेंसिटिविटी, जो संवेदनशीलता, जो इंडियन लोगों की दशा और दिशा है, उसका क्या अंदाजा है? यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, उसकी दुर्दशा का, माइजरी का पता नहीं है। वो वैकल्पिक तौर पे, मतलब वो माफ कीजिए, परसेप्शनल लेवल पे जो है वो सवाल कर रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। निश्चित तौर पर वो कोई सवर्ण बालक रहा होगा। अच्छा, ऐसे पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हंसी आ रही है कि उस बयान को दिलीप मंडल जैसे लोग जो है वो कंडेम कर रहे हैं और उसको बहुत सारे सवर्ण लोग जो है वो बड़ा अच्छा मान रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि खेल क्या चल रहा है। किस संदर्भ में बात हो रही है और बात जा कहां रही है, और कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं? आरएसएस और भाजपा के लोग। मतलब आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों ने 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया और सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको वैलिड किया, आप एससी को, ओबीसी को, एसटी को, आज ठीक है नीतीश कुमार को आज उनके लाई है 75% सीमा हो गई है, 65% बिहार।
ओबीसी और एससी और एसटी के लिए सीमा बढ़ा दी गई है, क्यों नहीं उसको सरकार एक दिन में संसद के भीतर ला करके और 9वीं अनुसूची में डाल देती है। इस पर ओबीसी एससी एसटी समुदाय और दिलीप मंडल जैसे विचारक क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन एक अव्याकृत प्रश्न, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अमेरिका में बैठा हुआ कोई बच्चा सिलिकॉन वैली का वो पूछ रहा है, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस राइट नाउ टू रिपील द रिजर्वेशन। तो ये तो संविधान की, ये तो आरक्षण की परिकल्पना जो है उसका भी एक थॉट यही है कि जब भारत में समानता हो जाए आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। कब होगा ये कौन जानता है? हाँ, इसका टाइम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं। और इसका क्राइटेरिया क्या है, कब माना जाए कि समानता होगी? क्या है, वो सोशली बैकवर्ड रह गया, पॉलिटिकली रह गया, फिनेंशियली रह गया, एक भी बैकवर्डनेस रह गई, किसी प्रकार कल्चरल रह गया, तब तक चलता रहेगा आरक्षण, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसमें जितेंद्र जी मेरा सवाल आपसे है कि अकेले राहुल गांधी पे सवाल नहीं है, कांग्रेस में बड़बोले नेताओं की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो वक्त बेवक्त अपने सहयोगियों को भी नाराज करते रहते हैं। उसको लेकर के थोड़ा एक टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूं। क्या वक्त ये आ गया है कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपनी उस टीम के ऊपर भी लगाम लगाने की या उनमें चटनी करने की जरूरत है? जी विवेक भाई, निश्चित रूप से कांग्रेस को लगाम लगाने की जरूरत है। जैसा शशि भाई कह रहे हैं कि अप्राकृतिक जो प्रश्न है उनमें लगाम लगाने की जरूरत है। कांग्रेस में बड़बोले नेताओं की कमी नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी आते हैं, वो शायद टॉप पे हैं कांग्रेस के नेता, जो कुछ भी बयान दे देते हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है निश्चित रूप से। तो इसमें लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा राहुल गांधी के मामले में, कि देखिए राहुल गांधी का जो मैं समझ पा रहा हूं वो संवाद पे कायम रहते हैं। मतलब कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर देते हैं और बातचीत पे बिलीव है उनका। जैसे उन्होंने अभी न्याय यात्रा की, लोगों से मिले, बातचीत की, तो उनका एक अलग थीम है काम करने का और उसमें वो फंस जाते हैं। ज्यादा लोकतांत्रिक और होने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि राजनीति में प्रश्न खड़े होंगे। आपसे हुई चूक को भी हथियार बनाया जाएगा। उनसे चूक हो गई आरक्षण के मामले में, उन्होंने कुछ कह दिया, उनकी मंशा क्या थी, उनकी मूल भावना क्या थी, यह दूसरा मामला रह जाता है। वो संवाद करना चाह रहे थे, वो प्राकृतिक रूप से जवाब दे रहे थे कि हाँ नेचुरल आंसर ये है, ये होना चाहिए। लेकिन राजनीति में तो एक कही गई बात के 10 मायने होते हैं। जवान फिसली और आप पकड़े गए। जैसे मुलायम सिंह जी ने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व माने जाते थे और बयानों को लेकर के उनके बयानों पे कभी, लेकिन एक जवान उनकी भी फिसल गई थी जब उन्होंने कहा था कि नौजवानों से गलतियां हो जाया करती। आज तक वो बयान समाजवादी पार्टी का और उनके बाद अखिलेश यादव तक का पीछा करता दिखाई देता है। बिल्कुल। और आज देखिए वो मुलायम सिंह यादव जी की जमाने की बात आज तक चल रही है, लेकिन आज ये सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में आपने कुछ भी 1 सेकंड के लिए भी पोस्ट कर दिया है, वो मामला आ गया, तो वो भी खत्म करना असंभव जैसा है, क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, वो वायरल होगा। तो आज का जमाना तो बहुत तेज हो गया है। आज का जमाना बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। इसकी आप बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज और उभर के आ रही है कि जमाना इतना फास्ट हो गया, राजनीति में संसाधनों का प्रयोग और नेटवर्किंग का प्रयोग यहाँ तक पहुंच गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सवाल किया गया या कराया गया, बहुत बड़ा प्रश्न है ये भी। क्योंकि आप याद करिए कि दिल्ली में जो 2015 का चुनाव चल रहा था, उस चलते हुए चुनाव में, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इमाम बुखारी साहब का एक फतवा जारी होता है और वो कहते हैं कि दिल्ली के सारे मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट करें, और अरविंद केजरीवाल तुरंत उसका खंडन करवाते हैं संजय सिंह जी से और कहते हैं कि हमें किसी हिंदू और किसी मुसलमान के नाम पे वोट नहीं चाहिए, हमको देश के राष्ट्रभक्तों का। वो समझ गए सारी चीज को कि खेल कहीं से चल रहा, हो सकता है वो संयोग हो। लेकिन उससे बड़ा एक प्रयोग और हो गया कि 2020 के चुनाव में पाकिस्तान से फवाद चौधरी बयान देते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान से, और फवाद चौधरी आम आदमी पार्टी के लिए जो बयान देते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए, उससे पहले वो कांग्रेस को लेकर के भी बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान में बैठे तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों से कांग्रेस के फेवर में बयान दिला दिए जाते हैं। ये नेटवर्क कौन सा है, ये आज तक समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं इसका जो राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग हैं उनकी पकड़ देखिए और उनका प्रोपोगंडा पे उनकी जो पहुंच है वो देखिए। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि जो संगठन
इस पूरे देश के अंदर एक दिन में, एक वक्त में गणेश जी को दूध पिला दे मूर्तियों के द्वारा, वो कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा वो दौर, चम्मच लेकर के हम सारे, चूंकि हम सारे लोगों की आस्था है हिंदू धर्म में, हम लोग भी गए थे गणेश जी को दूध पिलाने, लेकिन आज समझ में आता है कि वो बहुत बड़ा नेटवर्क था, एक टेस्टिंग थी, और हमारी बुद्धिमत्ता का टेस्ट लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं इस दौर में। राहुल गांधी को ही नहीं, पूरी कांग्रेस को भी सजग रहने की जरूरत है। शशि भाई, आखिरी कमेंट आपका एक मैं चाहता हूं कि जो बाद में हम लोगों ने, जो हमने बात की है, इस पे आप क्या सोचते हैं कि ये बड़ा खतरनाक दौर है कि जिसमें किसी को बदनाम करने के लिए किसी से बयान दिलाने वाला कोई और बैठा है और किसी को कुछ पता नहीं है, और फिर वो पूरा मीडिया अपना खेल चालू कर देता है कि देखो ये खालिस्तानियों ने, कांग्रेस के खालिस्तानियों से, आम आदमी पार्टी के खालिस्तानियों से संबंध है, पन्नू ने आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए बयान दिया कि यहाँ खालिस्तानियों ने चंदा दिया, और उसको पूरे देश में चलाया जाता है। ये बड़ा खतरनाक भारतीय राजनीति, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये तो चल ही रहा है, लेकिन जो जनता है, वोटर है, वो बड़ा परिपक्व हो गया है और इन सब चीजों को उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन आरक्षण का मुद्दा चूंकि देश के भीतर का एक ऐसा मामला है और लगभग 80% आबादी से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये नुकसान कर सकने की क्षमता रखती है। और आरक्षण जैसे मुद्दे पर बोलते समय आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत है। तो ये अंतिम पैरा जो मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई, उसका उद्देश्य ये है कि कब कहाँ आपको ट्रैप में, हो सकता है बहुत सारे ट्रैप आपके फेल हो जाएं, उस पर लोग ध्यान न दें। जैसे 2014 और 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के चुनाव में वो नहीं चला, और खालिस्तानियों वाला कार्ड नहीं चला, वो ठीक है, लेकिन किसी न किसी ट्रैप में आपको ये फंसाने का प्रयास किन्हीं लोगों के द्वारा होता रहता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से विपक्ष को। दूसरा, बड़बोलेपन से बचना चाहिए, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स की राय है। मानना ना मानना उनके हाथ में है। देश के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि सत्ता पक्ष के शातराना चालों से बचते हुए विपक्ष अपना काम और विरोध जारी रखे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए